तो क्या जातीय समीकरण के आसरे बैलेंस किया जाएगा बिहार को, या जिसका जिक्र बार बार होता था कि नहीं विकास की धारा एक आए, उसमें तमाम ज़रूरतें पूरी हो, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए विशेष राज्य चाहिए? आई थिंक ये शुरू से इन लोगों के पूरे सिलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कैंडिडेट्स के भी कि जातीय समीकरण का ख्याल बीजेपी के मुकाबले लालू नीतीश ने बेहतर कहीं ज़्यादा रखा है, ज़्यादा रखा है। हाँ। और मंत्रिमंडल में भी वो चीज़ दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल में जो एक असंतुलन है वो यही है कि भाई लालू प्रसाद जी के दोनों बेटे मंत्री बने। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से ये एक बहुत ही उचित फैसला है, क्योंकि एक बेटे को संगठन में भी रख सकते थे। तेजस्वी को वो ज़्यादा तेजस्वी लोग समझते हैं पार्टी में। जी राम कृपाल जी। नहीं, मैं एक बात जो आपने जाति वाली बात उठाई जी, मुझे लगा है कि इस परिवर्तन में जो भी हुआ है, परिवर्तन में कर रहा हम हूं, एक मिनट बता दें, चूंकि अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं, ये रांची पहुंच गया था इनका विमान, इन्हीं से हम बात कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि कब तक चलेगा, मैं पहुंच जाऊंगा ना। निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय यह राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संपर्क निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। जी राम कृपाल जी। प्रसून जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी सत्ता हम एक जानकारी आपको और दे दें, जो पीछे एडीजी नजर आ रहे हैं, जो खड़े हुए हैं राज्यपाल के, वो राकेश दुबे हैं। वह पहले सीबीआई में भी हुआ करते थे, जिस समय चारा घोटाला हुआ था यही पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव की पूछताछ के लिए। जी बताएं। मैं ये कह रहा था कि बिहार का नतीजे आने से पहले जिस जातिवाद की इतनी निंदा होती थी, हाँ, अब जीत जो है, कैसे जीत ही नैतिकता और तमाम चीज़ों की को आज परिभाषित भी कर रही है। यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि बीजेपी इसलिए हार गई चूंकि उसने ठीक से जातिवाद का मतलब समीकरण नहीं समझा। कहने का अर्थ ये है कि सन 77 में, सन 74 से जेपी मूवमेंट की जो परिणति थी, जहाँ था जाति तोड़ो दाम बांधो जनेऊ तोड़ो, उसकी परिणत आज ये हो रही है बिहार में कि विकास ठीक है, विकास का मुद्दा नीचे आ गया, लेकिन जातिवाद बहस बन जाए और जातिवाद को सम्माननीय ढंग से माना जाए और जीत, यानी जिम्मेदार कौन है? अगर इसका मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जीता होता तो आज नैतिकता और उसकी परिभाषाएं बिल्कुल अलग होती। नहीं तो आप ये भी सोचिए, पहली बार देश ने प्रधानमंत्री की भी जाति जान ली। नहीं, वो मैं ये नहीं है, मतलब ये मैं दौर यही था कह रहा बिहार हूँ चुनाव। कि कम से कम मैं राम विचार राय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधिनुसार न्याय करूंगा। मैं राम विचार राय ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा।
रखूंगा। उधर देखिए। तो जाति भारतीय समाज की जरूरत है संबित जी, इसे बीजेपी ने भी मान लिया। नहीं, देखिए, जाति एक सच्चाई है, एक हकीकत है, इसमें कोई दोमत नहीं है, मगर जाति से ऊपर उठना चाहिए, इसमें भी कोई दोमत नहीं है। जाति से अभी तक हम ऊपर उठ नहीं पाए हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। उठने की क्या प्रक्रिया है, ये हमें चर्चा करना चाहिए। और ये तभी होगा जब एक लेवल पर डेवलपमेंट हो जाएगा, तभी लोग जातियों को देखिए। जाति तोड़ने की बात जब की जाती थी, जाति टूट नहीं सकती थी, क्योंकि जाति तोड़ने की बात कौन लोग करते थे? जो सत्ता पर काबिज थे। पहले भारत की आज़ादी के बाद कुछ ही जातियों का सत्ता पर, संस्कृति पर, शिक्षा संस्थानों पर, हर जगह उन्हीं का कब्जा था। जैसे जैसे नीचे की सबाल्टर्न जिसको आप कहते हैं, वो सब हाशिए के लोग जब आने शुरू हुए, तो एक खास वर्ग जो एलीट था, सवर्ण था, वो कहना शुरू किया, अरे जातिवाद बढ़ गया, जातिवाद बढ़ गया है। दरअसल जातीय दबंगई पहले थी, जातीय वर्चस्व था, उसको वो टूटा विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण। अब जो आप जाति निरपेक्षता की बात करते हो, एक जाति विहीन समाज की बात करते हो, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में नहीं होता है, जब तक फ्यूडल प्रोडक्शन रिलेशंस चेंज नहीं होते हैं, तब तक खत्म करना केवल दिमाग से हो सकता है, जमीन से नहीं हो सकता। मुश्किल ये नहीं है उर्मिला जी, मुश्किल है कि सत्ता के लिए जाति का प्रयोग ये होगा क्योंकि सत्ता के लिए पहले भी जाति का प्रयोग होता था। देखिए, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने 1936-37 के इलेक्शन में जब कैंडिडेट बनाया तो एक ही जाति के 73 लोग थे, 74 लोग थे परसेंट। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिव चंद्र राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। संसूचित। क्या कर दिया? शब्द का उच्चारण सही नहीं होने पर राज्यपाल महोदय ने दूसरी बार टोका है, उच्चारण सही कीजिए। तो चूंकि संवैधानिक तौर पे आप शपथ ले रहे हैं, तो इनको भी कहा गया, शिवचंद्र राम जी को भी। जी उर्मिलेश जी भी जाति की बात कर रहे थे। देखिए, जाति है एक सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इस देश के तमाम बड़े राष्ट्रीय फैसले जाति आधार पे नहीं हुए हैं। सन 47 से लेकर के एक एक चुनाव में आपको गिना दूं, सन 71 का चुनाव जाति पर नहीं था, अभी 2014 का चुनाव जाति पर नहीं था, 15 में एक चुनाव जो है उसको देख के ऐसा लगने लगा जैसे फैसले, राजनीतिक फैसले जाति आधारित होते हैं। प्लीज़ नहीं ऐसा है। समाज में 20 तरह की बुराइयां होती हैं, लेकिन बुराई कभी आदर्श नहीं बन सकती। बुराई को आदर्श के रूप में हमें प्रचारित नहीं करना चाहिए। यही तो हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब मोदी बने तो उन्होंने जाट आरक्षण का समर्थन क्यों किया? नहीं, और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले चुका जाति, मैं बताऊं, और जो बात मोहन भागवत ने की गलत। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर मदन मोहन झा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मदन मोहन झा को देखकर मुझे याद आ रहा है जी, इनके पिता कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे, डॉक्टर नागेंद्र झा, शिक्षा मंत्री रहे लंबे समय तक और विंदेश्वरी दुबे की कैबिनेट में थे, कई और कैबिनेट्स में थे। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ जब कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि मिथिलांचल में किसी को सामने लाया जाए तो नागेंद्र झा का इस्तेमाल वो जम के करता था। मदन मोहन झा उस समय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और देखिए वर्षों के राजनीतिक बियाबान के बाद आज गांधी मैदान के मंच पर अवतरित हुए हैं राजनीतिक पुनर्वास। जी संबित जी, मैं तो मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ टू उर्मिलेश जी, क्या ऐतिहासिक जानकारी उन्होंने बिहार की रखी हुई है एक एक व्यक्ति की। मगर यहाँ मैं एक रिपीटेशन देख रहा हूँ कि इनके पिता ये थे, इनका बेटा ये है। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आप देखिए, मुझे 2010 का आर्टिकल याद आ रहा है पैट्रिक फ्रेंच का। उन्होंने लिखा था कुछ वर्षों बाद हिंदुस्तान का पूरा कब्जा 100 से 150 परिवारों के बीच ही हो जाए। आज भी है। और इसी प्रकार से जो आज शपथ ग्रहण समारोह लग रहा है, देखिए बधाई तो सब जगह है मगर एक विमर्श भी चलते संबित जी हैं। एक बात बताइए, अगर बीजेपी की सरकार बन रही होती तो सीपी ठाकुर के बेटे और अश्वनी चौबे के बेटे नहीं बनते क्या? मैंने कहीं भी उनको टिकट क्यों दिया गया? यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं किया, इसीलिए मैंने पैट्रिक फ्रेंच का आर्टिकल तक आपको बताया। मैं शैलेश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं शैलेश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। हमारे मित्र संबित पात्रा जी कह रहे थे पैट्रिक फ्रेंच के आर्टिकल की बात। हाँ। और कह रहे थे कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है आज भी भारत की जो वास्तविक सत्ता संरचना है उस पर 100-150 परिवार काबिज है। वो हो सकता है पार्लियामेंट में न दिखते हों, कोई पार्लियामेंट में दिखता है, कोई पार्लियामेंट के बाहर होता है। तो कुल मिलाकर अगर वाकई हमारी अपनी डेमोक्रेसी को, और ये कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया की तमाम मैच्योर डेमोक्रेसीज में भी यही हाल है। अमेरिका का हाल देख लीजिए आप, जिसकी और आलोक मेहता जी ने वहाँ भी चंद घराने की तरह है, चंद घराने। बिल्कुल। भारत में 100-150 घरानों से ज्यादा सत्ता संरचना पर काबिज लोग नहीं हैं आज भी। और उर्मिला जी, पार्लियामेंट तो आप कवर लगातार करो, देखोगे पार्लियामेंट के भीतर भी मेरे ख्याल से 80 से 100 सांसद ही हैं जो चला रहे हैं सारी चीजों को, बाकी है ही नहीं कहीं। तो ये जो सत्ता का केंद्रीकरण लगातार बढ़ा है उसकी वजह प्रसून है कि पार्टियों में आजादी की लड़ाई के दौरान डेमोक्रेसी का जो दायरा था वो ज्यादा था। आज डेमोक्रेसी का दायरा सिमटता जा रहा है, आंतरिक लोकतंत्र गायब है, विमर्श नहीं है। आज अब्दुल बारी सिद्दीकी की आज पीड़ा आप देखिए उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। हम उसका समाजशास्त्र समझ सकते हैं, उसका पूरा राजनीतिक तंत्र समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या। पहली महिला आई है इस पूरे प्रक्रिया में 18वें नंबर पर। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं कुमारी मंजू वर्मा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी।
देखिए, मंजू वर्मा के जरिए हमें एक कॉम्बिनेशन और उर्मेश जी दिमाग में आ रहा है, बेबी कुमारी जी, जिसे टिकट बीजेपी ने नहीं दिया क्योंकि वो एलजेपी के हिस्से में चली गई। एलजेपी ने टिकट उसका इसलिए छीन लिया, बीजेपी ने कहा दे दीजिए, एलजेपी ने नहीं दिया कि उनके दामाद का चक्कर आ गया पासवान जी के। जी, सारे जातीय समीकरण अनुकूल थे और बेबी कुमारी निर्दलीय खड़ी होती और जमानत जब्त करा देती है जी, क्योंकि उस इलाके में वो सक्रिय थी, काम कर रही थी जी। और यह भी चूंकि स्थिति और चूंकि पासवान साहब के परिवार को लेकर मुझे लगता है कि एक आक्रोश भी था इलाके में भी और उनकी पार्टी के अंदर भी था कि भाई कितने लोगों को आप अपने परिवार से टिकट दिलाओगे, कितने दामाद, कितने बेटा बेटी। आई मीन ये जो एक कारण था जिसकी वजह से इनके जो गठबंधन सहयोगी हैं उनका इतना बुरा हाल हुआ। जाति मौजूदगी रहेगी उसकी भारत की राजनीति में, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता रहेगा। प्रसून जी, आप उसे जाति कह लें, स्टेटा कह लें, समाज में स्टेटा बोलते हैं, वर्ग रहेंगे ही। हमारे यहाँ जातियाँ ही इकोनॉमिक आधार हैं बहुत जगहों पर, तो इसलिए जाति एक सच्चाई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाति को आदर्श बना के हमें नहीं चलना चाहिए। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आ रही है माली में, जो कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है। वहां पर 170 लोगों को बंधक बनाया गया है। 2 लोग हैं जो कि हथियार बंद हैं, उन्होंने 170 लोगों को वहां पर बंधक बनाया है। ये होटल में मौजूद हैं 170 लोग जहां पर बंधक बनाया गया है। ये माली के इलाके में इतनी जानकारी अभी तक आई है। हथियार बंद हैं दोनों के व्यक्ति जिन्होंने वहां पर बंधक बनाया है। मैं इस पूरे इलाके के बारे में अगर आपको बताऊं, दिलचस्प वाकया यह है कि इस तरह के इलाकों में अफ्रीका में जो बड़े शहर हैं, बड़े कारपोरेट हब हैं, वहां पर होटल भी सुरक्षित नहीं है और होटलों में स्काई वॉक बने हुए हैं, जैसे एक होटल से दूसरे होटल। बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। संतोष निराला इस बीच में शपथ ले रहे थे, जो कि जेडीयू के हैं और जेडीयू का दलित चेहरा आप कह सकते हैं। और यह भी एक देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर मंत्री जो बन रहे हैं, विधायक, वह आशीर्वाद नीतीश कुमार का उनके चरण छूकर जरूर ले रहे हैं। तो श्री डॉक्टर अब्दुल गफूर। मैं डॉक्टर अब्दुल गफूर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर अब्दुल गफूर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
डॉक्टर गफूर अब उर्दू भाषा में इन्होंने डॉक्टरेट की है और ये नीतीश कुमार से मिले। और इन सब के बीच जिस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब नाखुश थे, उस समय ये खड़े थे कि इन्हें जाना है, और इन्होंने बाकायदा ये बंडी पहनी हुई थी, खासतौर से शपथ ग्रहण के लिए इस बंडी को उन्होंने खरीदा है। बात हो रही तो एक बात याद आई कि जो स्क्रिप्ट है शपथ का, अंग्रेजी में तो एक्यूरेसी है, काफ़ी ठीक ठाक वर्ड्स हैं, पॉपुलर वर्ड हैं, लेकिन जो अनुवाद किया गया है हिंदी में, ये डॉक्टर रघुवीर के ज़माने की हिंदी में है। और मुझे लगता है कि जो उर्दू का कोई आदमी हो, हिंदुस्तानी बोलने वाला हो, आम फाम की बोलचाल का हो, वो वाकई ये प्रतिज्ञान जैसे शब्द जो हैं उसके सर पर पत्थर की तरह गिरते हैं। इतने कठिन शब्द हैं, हम हिंदी के पत्रकार हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन इस तरह की जो स्क्रिप्ट है अनुवाद कितने खराब हुए हैं भारत में, ये संसद के डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर, सरकारी दफ्तरों के डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आप देख सकते हैं।